नमस्कार, मेरा नाम विक्रमजीत है। मैं बुक्स एटसेट्रा के इस इनिशिएटिव ऑथर स्पीक में आपका स्वागत करता हूं। आज से करीब 12 साल पहले जब मैंने दिल्ली के ऊपर रिसर्च शुरू की थी तो मुझे भी नहीं पता था कि वो इतनी दूर पहुंच जाएगी और आप लोगों का इतना प्यार मिलेगा। मैं आईटी सेक्टर में काम करता था। करते करते जब स्ट्रेस बहुत बढ़ गया तो उस स्ट्रेस से निजात पाने के लिए कुछ जरिया चाहिए था। कुछ सबब यूं बना कि दिल्ली को देखने की एक चाह मन में उत्पन्न हुई। मैं दिल्ली घूमने निकला जस्ट एज ए कैजुअल टूरिस्ट और कुछ एक मॉन्यूमेंट्स देखे। मुझे लगा कि ये तो बहुत बढ़िया है, इनके बारे में और जानना चाहिए, तो मैंने आसपास लोगों से पूछा। अफसोस कि मुझे कोई भी कुछ नहीं बता पाया। हिस्ट्री की जानने की बात की कोशिश की तो मुझे कुछ ओरल ट्रेडिशन की से जुड़ी हुई बातें तो मिल गई, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक वो सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी अंदर से, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनमें कुछ लूप होल्स हैं या वो बात नहीं बन पा रही जो कहानी वो मुझे सुना रहे हैं। तो मैंने और ढूंढने की कोशिश की। ऑनलाइन मुझे कुछ नहीं मिला। उस समय मैं मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के ऊपर इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था। राजों की बावली, इतनी खूबसूरत बावली मैंने देखी, जमाली कमाली मैंने देखा, और ऑनलाइन कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो मुझे लगा कि अगर मुझे इनके बारे में और जानना है तो मुझे वहां पर शायद कुछ और मेहरौली के इलाके में लोगों से बात करनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहिए। मैंने कई बार जाकर लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बस यही कहा कि देखिए जी, यहाँ पर देखिए कितना गंद पड़ा हुआ है, सरकार वगैरह कोई बोर्ड भी नहीं लगाती है, कोई आके सफाई भी नहीं करता, कोई ये नहीं करता, कोई वो नहीं करता। बहुत सारी इस तरह की बातें मुझे वहां पर सुनने को मिली। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सुनने को मिला कि जी सीएसआर है, लोग आते हैं, अपना झाड़ू पकड़ते हैं, पीछे बैनर पकड़ते हैं, फोटो खिंचाते हैं, घर चले जाते हैं, सफाई कोई नहीं करके जाता। तो मैंने उनसे सवाल किया। खैर मेरा वो सवाल उनसे करने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो लोग तो कुछ नहीं कर पाए, पर वो सवाल मेरे मन में जरूर हमेशा रहा कि ये जो यहां पर चिप्स का पैकेट गिरा हुआ है, ये कौन सा मिनिस्टर है जिसने आकर फेंका है, या सीएसआर वाले जो कंपनियां आती हैं उन्होंने फेंका? ये नहीं ना, ये हम ही लोगों ने फेंका जो यहां बैठे हुए हैं, जो रोज इस जगह का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि तब तो ये जगह टूरिस्ट साइट बनी भी नहीं थी। मैं 2008 और 9 की बात कर रहा हूं। इतने टूरिस्टों को तो पता ही नहीं था ये जगह एग्जिस्ट करती है। तो यहां तो कोई भी नहीं आता था, प्रॉपर लॉन वो सब नहीं था। बीच में से लोकल्स जो है वो अपनी गाड़ियां लेकर निकलते थे और दीवार भी ढंग से नहीं थी, तो जहां से जो रास्ता बन गया वहां से निकल लिया जाता था। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है कि 5 साल में एक बार हम अपनी उंगली पे थोड़ा सा निशान लगाते हैं और 400-500 लोगों को इलेक्ट करके वो गोल सी बिल्डिंग में भेज देते हैं और फिर कहते हैं कि अगले 5 साल ये लोग काम करेंगे, बाहर जो लोग बैठे हैं उनकी छुट्टी, हमें कोई काम नहीं करना। सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन लोगों की तो मजबूरी है। उन्होंने इतना कमा लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे सोशल कॉजेज के लिए देना है। ज्यादातर कंपनीज करना नहीं चाहती हैं वो, पर उन्हें मजबूरी में करना पड़ रहा है। व्हाट अबाउट इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? हम क्यों इंतजार करते हैं कि कोई और आएगा और वो यहां काम करके जाएगा? हम खुद से क्यों नहीं कर लेते? तो बजाय वहां खड़े होकर शोर मचाने के, मैंने सोचा क्यों ना मैं ही कुछ इनिशिएटिव लूं, कुछ रिसर्च करूं। मैंने मॉन्यूमेंट्स को, हेरिटेज को प्रमोट करना शुरू किया। प्रमोट करने के लिए जब मुझसे लोग पूछते थे कि तुम जिस जगह की बात कर रहे हो क्या खास है उस जगह में, तो वो आंसर करने के लिए पहले मुझे उसको पढ़ना पड़ा। मुझे लगा फोटोग्राफी एक अच्छा जरिया होगा, तो मैंने फोटोग्राफी वाला चैनल चूज किया। मैंने हेरिटेज फोटोग्राफी क्लब एस्टैब्लिश किया और उसके थ्रू मॉन्यूमेंट्स को प्रमोट किया। आज की डेट में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे जितने मेंबर्स हैं, 20,000 से ज्यादा मेंबर्स हो चुके हैं। और द काइंड ऑफ कंटेंट दैट कम्स इन, कभी कभी जब मैं लो फील करता हूं, मैं खुद जाके बस उस वॉल को ऑब्जर्व करता हूं, जितने मॉन्यूमेंट्स, जितनी बिल्डिंग्स हैं, उनको देखता हूं कि कितना बढ़िया खजाना है जो भारत में छुपा हुआ है और जहां तक हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। जब दिल्ली को ढंग से पढ़ना शुरू किया तो लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे। मैंने किताबें ले ली, किताबों में पढ़ लिया। तो जब मैं किसी को कुछ कहानी सुनाता था तो फिर उन्होंने मुझसे और जब सवाल पूछते थे तो फिर मैं जाकर उनके जवाब ढूंढता था, लेकर आता था। बात यूं पहुंच गई कि लोगों ने कहा कि क्यों ना तुम किताब लिखो दिल्ली के ऊपर। तो मैंने कहा जी ठीक है, कोशिश करता हूं। मैंने थोड़ी रिसर्च शुरू की, दिल्ली पर किताब लिखनी शुरू कर दी। बाउलीस एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैंने दिल्ली की बाउलियों के ऊपर पहले किताब लिखने की सोची। और जब मैंने लिस्ट तैयार कर ली जो दिल्ली की 30-32 बाउलियां हैं उनकी, तो समझ में आया कि जो मुझे कंटेंट लिखना है
वो तो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जहां कहीं पर भी इंफॉर्मेशन है, कहीं एक लाइन दो लाइन ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है। और ये बात है जब अग्रसेन की बावली तक दिल्ली में मशहूर नहीं हुई थी, पीके मूवी से पहले की बात है, उसके बाद ही वो बावली मशहूर हुई है। तो क्या किया जाए, तो पता चला कि उर्दू की कुछ किताबें हैं जिनमें ये कंटेंट अभी भी मौजूद है। तो मैंने जाकर फिर उर्दू सीखी, उर्दू सीखकर वो किताबें ली, उनमें से पढ़ना शुरू किया। करते करते मुझे इतना बढ़िया कंटेंट मिला, मुझे काफी इंफॉर्मेशन मिली। इस पूरे प्रोसेस में 5 साल लग गए। ये 5 साल जितनी हो सकता है मैंने मेहनत की। 2-3 साल जब हो गए रिसर्च करते वक्त, तभी मुझे समझ में आ गया कि जॉब के साथ ये सब पॉसिबल नहीं है। तो मैंने नौकरी छोड़ी, पूरा टाइम अपना इसको डेडिकेट किया। कमाई का साधन चाहिए था तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया कुछ स्कूल्स में। आगे चल के मुझे मौका मिला कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। तो आज मैं 2 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूँ, 2 स्कूल्स में पैरेलली पढ़ाता हूँ। 5 साल के बाद जब ये किताब निकल के सामने आई तो इसको लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, हाथों हाथ किताब की सारी कॉपीज जो है वो पहले लौट की वो बिक गई। दिस इज दिल्ली हेरिटेज टॉप 10 बाउलीज, जिसमें कि मैं सिर्फ 10 बाउलियां मेन और प्लस 2 स्पेशल मेंशंस, इनका मैंने जिक्र किया है। जहां कहीं से भी मुझे इंफॉर्मेशन मिल पाई, मैंने कुछ महीने स्पेंड किए एएसआई आर्काइव्स में, वहां से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। फोटोग्राफ्स मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया वहां से पुरानी मिल गई, कुछ एक बाउलियों की वो डाली। मुझे जापानीज में एक किताब मिली जो टोक्यो यूनिवर्सिटी की रिसर्च एक वर्क था, उसमें से काफी इंफॉर्मेशन मुझे मिली। इस तरीके से मुझे फारसी की किताबें, तुर्की में लिखे हुए कुछ पुराने दस्तावेज मिले, तो मैं नहीं पढ़ सकता था, वो लोगों से ट्रांसलेट करवाए। कर करके मुझे ये समझ में आया कि शायद रिसर्च एक ऐसी चीज है, आप ये नहीं कह सकते कि आपने बस एक किताब पढ़ ली, 2 पढ़ ली, 3 पढ़ ली, अब फटाफट इसमें सारा मैटर इकट्ठा करिए और 2-4 महीने में एक किताब आप अपनी तरफ से लिख देंगे। क्योंकि जब मैंने अपने पब्लिशर से बात की थी तो उन्होंने मुझे पूछा आप किताब कब देंगे। मैंने कहा जी देखिए, लिस्ट मैंने बना रखी है, हिस्ट्री मुझे पता ही है, याद है सारी, तो मैं लिख दूंगा 3-4 महीने में। उस डेट के बाद भी मुझे 4 साल लगे थे और वो एक्सटेंड करते रहे। और क्योंकि मैं उनको दिखाता रहा कि मैं कहां कहां जाके कैसे कैसे रिसर्च कर रहा हूं, जो इसमें जो लिस्ट है, जहां पर मैं सारी बाउलियों की लिस्ट मैंने दी है, जो 32 बाउलियां हैं, सिर्फ यही पता करने में मुझे कितना टाइम लग गया। जब इसकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में बनाने लगा तो मैंने नोटिस किया कि सारी बाउलियां एक ही डायरेक्शन में है, सारी नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं। 2 बाउलियों को छोड़ के जो साउथ टू नॉर्थ है, तो इसकी क्या वजह है, उसके ऊपर काफी रिसर्च करी मैंने। बाउली की फंक्शनिंग कैसे होती है, हरियाणा और पंजाब में घूम घूम कर वो पता किया कि बाउली कैसे काम करती है, कुआं कैसे काम करता है, अंडरग्राउंड एक्वेफर्स रिचार्ज कैसे होते हैं। तो वो सारे साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ढूंढने की कोशिश की। जमीन के नीचे जो मिनरल रॉक्स मिल जाती हैं, जब उस तक पहुंच जाते हैं तो उसका क्या असर होता है पानी के ऊपर, क्या हम वो पी सकते हैं, क्या उससे नहा सकते हैं। गंदक की बाउली, उसमें सल्फर आ गया, तो सल्फर की वजह से क्या क्या मेडिकल इफेक्ट्स हुए बॉडी के ऊपर, उनके ऊपर रिसर्च करके डाली। अग्रसेन की बाउली है, क्यों वहां पर बोर्ड पे नाम जो है वो यू से लिखा गया है, ना कि ए से, जबकि महाराजा अग्रसेन हम हमेशा ए से बोलते हैं। और इस तरह के बहुत सारे किस्से। लाल किले की बाउली है, बाद के नक्शों में वो एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल पुराने पुराने नक्शों में है, और वो भी लाल किला बनने से 300 साल पहले से वहां मौजूद है। तो बेसिकली लाल किला जो है वो लाल किले की बाउली के आसपास ही बना है, ना कि बाउली बाद में बनी है। एल शेप की बाउली है, वो भी बहुत ही रेयर स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर जेल बना दी गई थी। जो इंडियन नेशनल आर्मी के 3 जनरल्स थे, शाहनवाज साहब थे, गुरबख्श सिंह ढिल्लों थे, प्रेम सहगल जी थे, इनको उसमें रखा गया रेड फोर्ट ट्रायल से जस्ट पहले। और अगर आप लाल किले की बाउली को आज की डेट में देखेंगे, जो ऊपर उसका कुआं है उसमें 2 आर्चेस हैं, एक में एक मंदिर है और एक में मजार बनी हुई है। वो देखने से लगता है कि जो ब्रिटिश आर्मी या इंडियन आर्मी के टाइम की है, बट इस तरह की बहुत इंटरेस्टिंग चीजें। जब मैं पहली बार गया था हिंदूराव हॉस्पिटल, तो रिज बाउली मुझे कुछ ऐसी नजर आई थी जिसके अंदर अबुल फजल ने कहा है कि इसमें टनल है, और अंग्रेजों ने जब इसकी रिसर्च की, क्योंकि मैं उस टनल पे मैंने काफी ढूंढा, तो अंग्रेजों के कुछ दस्तावेज मिल गए कि उनको वो टनल मिली, बट किस तरह की, किस हाइट की, तो वो जिक्र मैंने इसमें किया। और बार बार जाने के बाद आज की डेट में जब लास्ट मैंने फोटो खींची तो ये बाउली काफी ज्यादा बेटर कंडीशन में आ चुकी थी। तो करीब 7 से 8 साल का एक मेरा पूरा पीरियड रहा है, जिसमें मैं अलग अलग कैसे वो बाउली डेवलप हुई, क्या क्या उनमें तब्दीलियां आई, वो फोटोग्राफ्स में क्लिक कर पाया। मेरे पास ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जिनमें बाउली पूरी खाली नजर आ रही है, फिर वही बाउली पूरी पानी से भरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि हर सीजन में पानी का लेवल चेंज हो जाता है। जो सबसे बड़ी चीज ये किताब लिखते वक्त मेरे साथ हुई वो ये थी कि
मुझे यह समझ में आ गया पानी कितना जरूरी है और हम पानी के साथ किस तरह की बदतमीजी से पेश आते हैं और हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी बिल्कुल कदर नहीं करते। कोविड-19 लॉकडाउन चल रहा है, हर बंदा घर में बैठा हुआ है और आज की डेट में फेसबुक, सोशल मीडिया के बाकी चैनल्स भरमार है उनके ऊपर फोटोग्राफ्स की कि कैसे यमुना साफ हो गई, कैसे गंगा साफ हो गई। अरबों रुपया भारत की सरकारों ने पिछले दशकों में लगा दिया, साफ नहीं कर पाए, 20 दिन में साफ हो गई, यानी कि वो हमेशा से साफ थी। हम अगर गंद डालना छोड़ देंगे तो पानी साफ ही है। आप दिल्ली के किसी गार्डन में चले जाइए, वहां पर अगर वो पानी जो है जमीन से पंप करके पानी लॉन में डाल रहे हैं तो आप देखेंगे जहां वो पाइप पड़ा होगा तो वहां पर साइड में फ्रॉथ जमा हो जाती है। जमीन के नीचे का पानी इतना पॉल्यूटेड हो चुका है, तो वही पानी हमारे शरीर के अंदर भी जा रहा है। हमारे शरीर का, हमारी सेहत का क्या हाल होगा। हमें किसी भारी कोरोना की जरूरत नहीं है, हम वैसे भी मरने की कगार पे ही चल रहे हैं क्योंकि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। ये कोविड-19 सिचुएशन शायद हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है जो हमें ये समझा दे कि अभी भी सुधर जाओ। और इस किताब को लिखते वक्त कुछ ऐसी अकलें मुझे जरूर आई। मैंने अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज किया, मैंने उन चीजों को इंप्लीमेंट किया। मैंने पानी को बचाने के लिए पहले खुद घर में कई चीजें इंप्लीमेंट की और आज जब मैं स्कूल कॉलेजों में पढ़ाने जाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं पानी पर जरूर बात करूं और लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज पानी को जरूर बचाइए। मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा, जब भी आपको मौका मिले प्लीज ये किताब जरूर पढ़िएगा क्योंकि इसके अंदर और कुछ नहीं तो आपको ये जरूर मिल जाएगा कि पहले पानी को कैसे मैनेज किया जाता था, टैंक्स, बाउलीज, कुएं ये फंक्शन कैसे करते थे, इनका पूरा आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट क्या था, इनके आसपास की जो सोसाइटी थी वो कैसे फंक्शन करती थी। चाहे मैंने इसमें सिर्फ 10-12 बाउलियों का ही जिक्र किया है, बट वी कैन यूज देम एज एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द लाइफस्टाइल ऑफ यस्टर ईयर्स एंड हाउ वी हैव स्पॉइल्ड देम एंड वी हैव come to a stage where we are all locked up in our homes trying to figure out a way to step out and we still don't know when we can and how we can. Thank you.